देश को रुला देने वाली खबर, फांसी दो, फांसी दो। देश को डरा देने वाली खबर, रेप रेप और रेप। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हैवानों की दरिंदगी, पीड़ित की चित्कार। कब रुकेंगे बेटियों पर अत्याचार? बेटियों से बेरहमी कब तक? बेरहम दुनिया, बेबस बेटियां। क्या इस देश में महिलाओं के लिए घर की चार दीवारी में आजीवन सश्रम कारावास भोगते रहना ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है? और जब भी वो इस चार दीवारी से बाहर कदम रखने की कोशिश करेंगी, उसके अस्तित्व, उसकी आत्मा को तार तार कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दुख है इस बात का कि कई बार इस टॉपिक पर मैं डिबेट कर चुका हूं, पर क्या बदला? हर बार सबसे घिनौना अपराध रेप हर बार की तरह और ज्यादा घिनौने रूप में सामने आ जाता है। इस बार भी आया। जिन्हें हम देश की आधी आबादी कहते हैं, वो संख्या के लिहाज से तो आधी नहीं बैठती, पर पूरी दरिंदगी का शिकार जरूर होती है। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, बेरहमी बढ़ती जा रही है, दरिंदगी बढ़ती जा रही है। आखिर ये दरिंदगी, ये बेरहमी बेटियों से कब तक? सवाल नंबर 2, जो पीड़ित पक्ष होता है उसे इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल जंग से गुजरना पड़ता है और उस जंग में वो जंग तकलीफ दे बना दी जाती है। सवाल यही है कि इंसाफ की जंग तकलीफ दे क्यों? सवाल नंबर 3, क्या सियासत सिलेक्टिव होती है? राजनीति का आरोप लगता है, एक धड़ा दूसरी तरफ और दूसरा धड़ा इस तरफ हर बार नजर आता है। क्या यह सियासत सिलेक्टिव होती है? बड़ा सवाल है और आज करेंगे इसी पर चर्चा। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा गिरिजा व्यास मेरे साथ हैं। वहीं राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा सुमन शर्मा मेरे साथ जुड़ रही हैं। हाईकोर्ट की वकील है शालिनी श्योराण जी और समाज सेविका है कल्पना शर्मा जी। ये चारों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए बहस शुरू करते हैं और स्वागत करता हूं मैं आप चारों का न्यूज 18 राजस्थान पर। कोई भी दो अपराध कंपेयर नहीं किए जाने चाहिए, यहां तक तो मैं सीएम साहब से इत्तेफाक रखता हूं प्रदेश में। गिरिजा जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर यहां विपक्ष राजनीति कर रहा है जैसा कि सीएम साहब ने ट्वीट किया है, तो वहां कांग्रेस क्या कर रही है? और कहीं इस सियासत में इंसाफ गुम नहीं हो जाएगा? मुझे सुन पा रही हैं गिरिजा जी? मैं अभी उनसे कनेक्ट नहीं हुआ, मेरी टीम मुझे उनसे कनेक्ट करेगी। तब तक सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, यूपी में जो हुआ, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। अब सिस्टम या तो सरकार के दबाव में था या किसी और के। अगर सरकार के दबाव में था तो यह तो जघन्य अपराध है, लेकिन किसी और के, तो वो कौन है जिसका इस्तकबाल सरकार से ज्यादा है, बीजेपी की सरकार से ज्यादा? देखिए स्वप्निल, बलात्कार, रेप और बेटियों के साथ अत्याचार, ये बहुत ही निंदनीय है। हाथरस में जो हुआ वो बहुत ही कष्ट पहुंचाने वाला है और मैं सोचती हूँ पूरे भारत के हर नागरिक को बहुत तकलीफ हुई होगी। 14 तारीख की हाथरस की घटना थी, हमने भी उसको पूरा देखा और जिस प्रकार से 29 तारीख को उसके डेथ के बाद जिस प्रकार की राजनीति की रोटियां सेकने का कार्य ऑपोजिशन के द्वारा किया गया, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर राहुल गांधी, तो राजनीति नहीं होती मैम, अगर घटना नहीं होती या घटना के बाद सिस्टम ने इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाई होती, जिसमें रात में अंतिम संस्कार की तस्वीरें देखी, जिसमें परिवार नहीं था। स्वप्निल, मेरा सवाल सुनिए। 14 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में एक बार भी क्यों नहीं आवाज उठाया गया सरकार के खिलाफ? यदि सरकार वहां लापरवाह थी, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो क्या उसके मौत का इंतजार कर रहे थे क्या कार्रवाई कर रही थी सरकार? प्रियंका गांधी?
ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, क्या कर रही थी उससे भी सरकार? दूसरा जो बड़ा सवाल है, दूसरा जो सवाल है मेरा, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, ये तो स्वीकार करेंगी ना आप? खबर आई सिस्टम किसके दबाव में था? सरकार के या किसी और के? वो कौन है जिसका इस्तकबाल सिस्टम पर सरकार से ज्यादा रहा? सिस्टम किसी के दबाव में नहीं था स्वप्निल जी। अगर हाथरस की घटना को आप देखेंगे तो सिस्टम किसी के दबाव में नहीं था। वहां जो कार्रवाई हुई आप लोग के सामने है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की और एसआईटी गठन की मांग की कि जिन पुलिस वालों की लापरवाही रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीजें हो रही है। नहीं, पर प्रधानमंत्री को इंटरफियर करना पड़ा ना, एसआईटी की जरूरत पड़ी ना, जिस प्रकार की राजनीतिक देखने की नहीं, तो मैं जो अगर कार्रवाई हो रही थी तो एसआईटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वप्निल जी, ये 14 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में क्यों नहीं राहुल और प्रियंका जी ने सवाल उठाए? मरने का क्यों इंतजार किया? ये सवाल लाजमी नहीं है क्या? अब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सो रहे थे। अगर व्यवस्था गलत थी, कार्रवाई नहीं हो रही थी, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने इसीलिए कहा था सियासत सिलेक्टिव होती है। नेताओं से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल रहा है। मेरा तीसरा सवाल था प्राइम डिबेट का, सियासत सिलेक्टिव होती है। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 12 कांड में क्लीन चिट दे दिया कि 164 में लड़की ने बयान दिया है, कोई रेप नहीं हुआ है। उस पर भी आ रहा हूं मैं, उस पर ही आ रहा हूं। देखिए, इधर आप इस पर बोल रही हैं, वहां कह रही सरकार कार्रवाई कर रही है, अब वहां पर सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ और बोल रही है। गिरजा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? गिरजा जी, सुन पा रही है मुझे? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। गिरजा जी, मैं किसी भी दो अपराध को कंपेयर करने के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा, यहां भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर सीएम साहब इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष सियासत कर रहा है, तो कांग्रेस यूपी में क्या कर रही है? मैं एक सीधी बात पूछना चाहती हूँ कि इस तरह का कभी हुआ भी नहीं। जो कुछ घटना पहले हुई थी और जिसके मारे पूरा देश कांप उठा था, हम लोगों ने नया कानून पार्लियामेंट में पास किया था। मैम, आप लोगों ने देश के दबाव में किया था, देश सड़कों पर था, इसलिए वो कानून आया था। आप लोगों के पास सेल्फ करने के लिए बहुत लंबा समय था, लेकिन तब नहीं किया था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश तब सड़कों पर था गिरजा जी। मैं इससे पूरी तरह से डिनाई करती हूँ गिरजा जी, तब देश सड़कों पर था, आप जानती हैं। उस समय भी लगातार कांड हो रहे थे दूसरी जगह पर, और हमने रेप पर नया कानून बनाया था जनता के दबाव में, के तहत पहले से ही थी और पार्लियामेंट में वो कानून रखा हुआ था। लेकिन जनता का भी खैर आवाज तो उठती है। मैं तो एक बात कहती हूँ कि किसी भी हैवानियत को रोकने के लिए 5 चीजें जरूरी है। ठीक है, कानून का कड़ा होना, हाँ, और एग्जीक्यूट होना उसका अच्छी तरह से पुलिस आदि के द्वारा, ठीक है। तीसरा है मीडिया की भूमिका, ठीक है। चौथा है जनता की भूमिका, हाँ। और 5वां है सिविल सोसाइटी की भूमिका। सबकी भूमिकाएं जरूरी होती है। लेकिन इसमें कांग्रेस ने उस वक्त भी पहल की थी। सोनिया जी उस समय भी लगातार पार्लियामेंट में बहस की शुरुआत मैंने की थी। ठीक है गिरजा जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आज सीएम ने काफी कुछ इशारा किया कि ये जांच किस तरफ जा रही है। इससे जुड़े मेरे 2-3 सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। गिरजा जी, सीएम साहब कह रहे हैं कि बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दिए। उससे पहले जो बयान दिए थे उसके बाद लड़के पकड़े गए, फिर लड़कों को छोड़ दिया गया, अब वो लड़के फरार हैं। ये क्यों हुआ? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वो लड़कियां नाबालिग हैं, उनकी सहमति मायने नहीं रखती कानून की नजर में। पहली बात तो यह है कि चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, वह 164 के तहत बयान जो कोई दे सकता है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि नामजद, यदि उसके परिवार वालों ने भी नामजद रिपोर्ट कराई है तो उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी कहा था कि एग्जीक्यूशन जो हुआ उस पर जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस की अवैध कल रात को देख ली, उनमें से एक बच्ची का मेडिकल में आया है कि उसकी सहमति से रिश्ते कायम हुए, वो घूमने उनके साथ गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि वो नाबालिग है, 15-16 साल की, उसकी हाँ मायने नहीं रखती, तो ये मामला उतना हल्का तो है नहीं। गिरजा जी हाथरस में ही बात करेंगी। देखिए, पहली बात हाँ बोलिए गिरजा जी। बात कर रही हूँ, लेकिन दूसरी बातें भी इसके कनेक्शन में होना जरूरी है। मैं साथ बात ये कहना चाहती हूँ
कि जब भी इस तरह की हैवानियत हो, ठीक है, तब हमें एकजुट होकर के और सबको एक साथ होकर के करना चाहिए, बनस्पत की कोई राजनीति करना। ये वो एथिकल बात हो गई जो हर बार डिबेट में मेरे साथ हुई है गिरिजा जी, के नाते ये वो एथिकल बात हो गई जो हर बार मेरे साथ डिबेट में हुई है। अब मुझे शालिनी जी और कल्पना जी को भी डिबेट में शामिल करना है। सबसे पहले शालिनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और शालिनी जी मैं चाहता हूं आप इस बात को बताएं, ये जो आपसी सहमति या स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही गई है, दरअसल नाबालिग बच्ची की इस तरह के मामलों में हाँ मायने नहीं रखती कानूनन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारा भारतीय कानून ये कहता है कि अगर लड़की 18 साल से नीचे है तो उसकी कंसेंट बिल्कुल मायने नहीं रखती। ये एक बहुत बड़ा जो है हमारी सोसाइटी में एक भ्रम फैला हुआ है कि लड़की अपनी मर्जी से गई लड़कों के साथ। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने ये कानून क्यों बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि लड़की जब तक 18 साल की नहीं हो जाती, हमारे सोसाइटी का और आसपास का जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसको देखते हुए ये माना जाता है कि लड़की में इतनी समझ नहीं होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ऐसे में अगर उसका शारीरिक शोषण होता है, चाहे उसको कंसेंट ही मान लिया जाए, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो इस लेवल को समझ पाए, और इसलिए ये अपराध है। मैं 12 की घटना पर ही अगर बात करूं तो जैसे पहला जो मामला दर्ज हुआ या जो पहले जो बयान हुए लड़की के, मुकदमा दर्ज किया गया, उस वक्त लड़कों को पकड़ा गया, उसके बाद उन्हें छुट्टा छोड़ दिया गया, वो भी नाबालिग थे। और मेरा ये मानना है कि किसी भी हालत में उनपे जुवेनाइल कोर्ट में तो मामला चलता ही चलता, और पॉक्सो तो लगता ही लगता अगर रेप प्रूव होता है तो मेडिकल के हिसाब से। अब मैं ये कह रहा हूं लड़कों को छोड़ दिया, वो फरार हो गए, फिर 164 के बयान हुए, ठीक है, महिला बच्ची ने वहां पे कुछ और बोला, यहां पर कुछ और बोला, किसी एक जगह तो वो दबाव में थी, लेकिन उसका फायदा 2 आरोपियों को क्यों मिला होगा? कानून में कहां से उन्होंने कुछ खोजा होगा? देखिए यहाँ पर क्योंकि मैं एज अ लीगल साइड की तरफ से बैठी हुई हूँ, विदाउट पॉलिटिसाइजिंग एनी इशू, आज अगर हम यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और इतना सेंसिटिव इशू हम सारी महिलाएं डील कर रही हैं, तो इसमें डेफिनेटली लड़की के साथ मेडिकल रिपोर्ट अवेटेड है, विच आई हैव सीन, क्योंकि मैं भी अभी गांव से ही बोल रही हूँ, और मेडिकल रिपोर्ट अवेटेड है टू लीगली कंफर्म कि रेप हुआ, बट प्राइवेट पार्ट्स पे सर्टेनली उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी है, स्पर्म उनको नहीं मिला है। और इस स्टेज पर किसी को भी कहना कि आरोपी थे, फरार हो गए थे, भाग गए थे, ये देखना पड़ेगा फ्रॉम द केस डायरी। ठीक है, आरोपी हम तभी कहेंगे जब कोर्ट उनको अरेस्ट होके वो कोर्ट के सामने आते हैं, प्रिमा फेसाई कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेती है। ठीक है, मैं आगे फिर इस शब्द से दूरी बनाकर रखूंगा। आज हम एंड जुवेनाइल पे जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, डेफिनेटली अगर कोई ऐसे आरोपी आगे आते हैं जो जुवेनाइल है, तो डेफिनेटली उनको इमीडिएटली जो है आपका जो जुवेनाइल कोर्ट है उसमें कार्रवाई होती है और उनको जेल में ना भेज चिल्ड्रंस होम में भेजा जाता है। कल्पना जी, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप समाज सेविका हैं और आप इस बात को क्लियरली बता पाएंगे कि 2 घटनाओं को कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर एक की अपनी स्ट्रगल, हर एक का अपना पेन होता है। बिल्कुल, जिसमें इस तरह की घटना, 2 घटनाओं की बात तो छोड़िए, हम अगर इस बलात्कार की केवल अकेले की ही बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक इतना घृणित कार्य है, समाज को शर्मसार करने वाला काम है, और जो लोग इसको बचा रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी कि जिन्होंने बलात्कार किया उनके घृणित कार्य से कम घृणित कार्य पुलिस का नहीं है, जिन्होंने उनको मरने, लाश को जलाने के लिए भी अनुमति नहीं दी। इस तरह से जो घृणित कार्य किया है, ये तो एक इतना बड़ा घृणित कार्य हो गया कि यहाँ जहां हम कहते हैं कि तत्र नारी पूजनते रमणते तत्र देवता, और ऐसे देश में, इस तरह के देश में अगर इस तरह की घटना हो कि बाढ़ लगाई खेत ने या बाढ़ खेत ने खाए, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो हम किससे उम्मीद करेंगे? एक सामान्य आदमी किससे उम्मीद करेगा?
लॉकडाउन के बाद ये बात चल रही थी कि बलात्कार की घटनाएं कम हो रही है, अपहरण की घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और लोग बाहर निकले और आए दिन हम आखिर हर नई घटना पुरानी से और ज्यादा घिनौना रूप लेती जा रही है। मतलब ये है कि लोगों में न केवल खौफ फैलाना है बल्कि उनको साइकोलॉजिकली जो बाहुबली है, जब कानून में ये बात आई कि मृत्युदंड दिया जाए ऐसे लोगों को और जुवेनाइल्स को जो 16 वर्ष कर दिया गया इनके लिए कि 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होंगे उनके द्वारा जो अपराध किया जाएगा, 16 वर्ष को भी उसी तरह से निर्भया कांड के बाद जब मान लिया गया तो स्थिति और ये हुई कि ऐसे लोगों को साक्षी ही न छोड़ा जाए। हम ये सोचते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए तो वो लोग साक्ष्य ना छूटे, इसके कारण ऐसी महिला का मर्डर ही कर देते मसला है कि फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं उस पर डिस्कशन पे नहीं हूं और उस पर डिस्कशन के लिए मैं पूर्व में भी कुछ प्रोग्राम्स ला चुका हूं, हो सकता है आगे भी मैं लेकर आऊं। लेकिन उससे पहले सुमन जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। सुमन जी, एक बात बताइए। बिल्कुल। कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच गए तो पहुंच गए ना मैम, विपक्ष के तौर पर तो वो भी जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, जाने देते आप है? क्या डर था, वो वहां जाकर क्या देख लेंगे या उन्हें क्या नई बात पता चल जाएगी? क्यों रोका गया? क्यों उस गांव को बाड़ाबंदी में रख दिया गया है? क्यों उस गांव को घेर कर खड़े, उसके आगे बैरिकेडिंग है, नई लोगों को जाने दिया जा रहा? स्वप्निल जी, 3 सवाल बहुत मेजर थे इस हाथरस के कांड को लेके। एक, पुलिस के द्वारा जो रात में जलाया गया उसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद वहां के मुख्यमंत्री जी से बात करके एसआईटी का गठन करके उसकी जांच की मांग कर रहे हैं और जांच हो रही है, रिजल्ट भी आने वाला होगा। दूसरी बात है कि वहां क्यों नहीं जाने दिया गया, आपका ये अहम सवाल है। मेरा ये मतलब है कि जब लॉ एंड ऑर्डर किसी चीज पे जब राजनीति की रोटियां सिकने लगती हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई छोटा नाम नहीं है। पुलिस की जानकारी में देखे जाते, अगर उनको वास्तव में जाना था तो पुलिस की जानकारी में देखे जाकर ऐसा क्या खोज लेते जो आपको लगता कि आपको फंसा ले जाएगा? तो उनको पुलिस देखिए, वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो स्थितियां बन रही हैं, जो इंफॉर्मेशन होगी वहां की लोकल पुलिस के पास, वो ठीक नहीं होगी शायद। एग्रेसिव होंगे लोग, नाराजगी होगी, इसके लिए और गुस्से में गुस्सा को डाला जाए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पुलिस को इन्फॉर्म करके क्यों नहीं गए, ये भी तो सवाल उठता है। बजाय इसके कि आप एनएच पे आ जाइए और वहां अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, फिर आप खुद गिर जाइए और कहिए कि पुलिस ने गिरा दिया, फिर अच्छी खासी रोटी सीख गई। ये सारे नाटक में तो मैं जाने के विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए। बीजेपी के चेहरे जाते हैं, मान लीजिए उमा भारती, वो किसे बताकर जाती हैं, लेकिन वो जाती है, पुलिस उन्हें रोकती है, फिर बीजेपी कहती है कि वहां क्या ऐसा छुपाया जा रहा है जो हमें नहीं जाने दिया गया। तो वो तो अब कांग्रेस भी कहेगी। देखिए स्वप्निल जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई छोटा नाम नहीं है कि जब दिल आया जिधर चले गए। अगर पुलिस की जानकारी, हम तो यही कह रहे हैं कि पुलिस तब मना करती तब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता। आप बिना बताए निकल पड़े, सड़क पे आके तमाशा कर रहे हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, आप भी जानती हैं। रेप की घटना, मैं इसीलिए गिरजा जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, मैं गिरजा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस जाना चाहते थे। अव्वल तो ये कि वो बीच रास्ते में अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल निकल गए, जो कि लगभग 142 से 150 किलोमीटर का रास्ता था। मुझे नहीं पता वो पैदल तय कर पाते या नहीं कर पाते। दूसरी बात यह कि उनके पास अलवर आने की फुर्सत नहीं है। पूरा ड्रामा था गिरजा जी। अलवर और बारा और सीकर और धौलपुर क्यों गिरजा जी से मेरा संपर्क टूट गया है। गिरजा जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। राजस्थान। मैं शालिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने वकालत के अब तक के एक्सपीरियंस में क्या आपने महसूस किया है कि कई बार चीजें पीड़ित के प्रति इनसेंसिटिव होती चली जाती हैं? जैसा कि हमने देखा हाथरस में अंतिम संस्कार के वक्त पुलिस जो वहां पर खड़ी थी, उनमें से कुछ चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। क्या चीजें पीड़ित के प्रति इनसेंसिटिव होती जाती हैं? शालिनी जी। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए आज जब सारा देश इस पेंडेमिक से गुजर रहा है, हम सारे गुजर रहे हैं इमोशनल तौर पे, फिजिकल तौर पे। इसमें कई लोग हैं हमारे अपने जो गुजर चुके हैं और आज जिंदा नहीं है, और उसके बीच में ऐसी इनसेंसिटिव घिनौनी हरकत होना,
मतलब ये अपने आप में डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि पेंडेमिक के साथ साथ जहां पर हमें इतना सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और हमें पता है कि हमारा एक ऐसा वायरस जिसका कोई इलाज नहीं है, जो आपकी जान ले सकता है, उसके अलावा ऐसे तत्व भी, सामाजिक तत्व, ऐसे वायरस से भी घिनौने तत्व घूम रहे हैं समाज में, तो डेफिनेटली इस पेंडेमिक में आई एम वेरी श्योर कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, जहां जहां ऐसे ऑफेंसेस हो रहे हैं, वहां पेंडेमिक में दे विल एटलीस्ट मेक श्योर कि चाहे वो ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चले, चाहे वो डे टू डे बेसिस पे थ्रू ईमेल्स चले, देयर शुड बी एब्सोल्युटली जस्टिस within a period of 1 or 2 months, because courts are also not functioning in a regular way, आप सभी जानते हैं। बट ऐसी सिचुएशंस में मैं डेफिनेटली करूंगी स्टेट गवर्नमेंट से टू सी टू इट दैट कोर्ट टेक्स एक्स्ट्रा सेंसिटिव व्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसीलिए कल्पना जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, देखिए रेप को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, रेप है, लेकिन जो भी रेप की वारदात को अंजाम देता है, देखिए वो कई बार रिवेंज क्राइम या हेट क्राइम के तौर पर भी देखता है, और जड़ में जाए तो कास्ट सिस्टम भी उसमें से निकल आता है, जैसा कि हमने यूपी में देखा, और कई जगह हमने देखा है कि कुछ कास्ट के लोग होते हैं जिनका इंसाफ का सफर मुश्किल और मुश्किल होता जाता है। आपने महसूस किया? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। एक कमजोर और पीड़ित व्यक्ति जो वैसे ही सामान्य आवश्यकताओं से वंचित है, और कमजोर व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित करना। लेकिन एक बात है कि अत्याचार भी वो उन्हीं लोगों पर किया जाता है जो अत्याचार के बाद में मुंह नहीं खोल सकते। वो जानते हैं कि हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जो गांव की जो पॉलिटिक्स है, हम कहते हैं कि गांव में जाएं शहर से ज्यादा अच्छा, लेकिन गांव की जो पॉलिटिक्स है, छोटे छोटे व्यक्ति जो इतने बड़े बन जाते हैं और उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता है, ताकि, और वो इतना डरा के रखते हैं कि यदि कोई मुंह खोल भी देगा तो उसको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो ऐसे मरे हुए व्यक्ति को और ज्यादा मारने में ये मर्दानगी महसूस करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि मर्दानगी तो उसमें है कि आप अपने गांव को स्वच्छ सुंदर वो बनाएं, ठीक है, लेकिन आप उल्टा मुझे बताया जा रहा है कि गिरजा व्यास जी मेरे साथ फिर कनेक्ट हो गई हैं। गिरजा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मेरा सवाल आपसे ये था, और बहुत सिंपल सा था, कि राहुल गांधी हाथरस जाना चाहते हैं, और जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है दूसरी पार्टी की सरकारों का, तो वहां पर वो जाना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की बड़ी घटनाओं में यहां नहीं आए वो, जैसे अलवर में। यहां क्यों नहीं आना चाहते हैं? पीड़ित तो पीड़ित है, उन्हें तो सबके साथ खड़ा होना चाहिए। जब भी हुआ था तब यहाँ पर आए थे, अलवर भी आए थे। और दूसरी बात यह कि वो बाड़मेर, जैसलमेर भी गए थे, जैसलमेर भी गए हुए हैं, जहां पर भी होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब वहां पर कम से कम सरकार से, यदि कोई सरकार काम करते हो तो उससे उम्मीद होती है, लेकिन जो सरकारें काम ही नहीं करती, और जो सरकारें इसको ये कह उलट देती है कि या तो ये मामला था उसकी मर्जी से हुई थी, क्या गैंगरेप मर्जी से होता है? अच्छा। ये मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। और उसके बाद जो उसको पीटा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी गई, और फिर उसके बाद जिस तरह से उसको जलाया गया, ये सब मर्जी से हुआ, ये कौन करेगा? इसको दिखाने का काम निश्चित तौर पर व्यक्ति होता है। सिर्फ ये और राहुल जी ने बिल्कुल ठीक किया कि अगला ऐसा कोई अपराध सामने नहीं आना चाहिए बेरहम दुनिया का, कि बेटियां अपने आप को बेबस महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।